बात करते हैं लाइब्रेरी वैकेंसी 2023 के बारे में। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि लाइब्रेरी वैकेंसी से संबंधित जितनी भी टेस्ट सीरीज आपकी हमने चालू कर रखी है तो आप यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो। कल हमने 2 क्लास लाइब्रेरी साइंस की आपके यूट्यूब पर डाल रखी है। तो दोस्तों डियर गोल नाम से हमारा चैनल है, आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखिए 2 क्लास हमने लाइब्रेरी की यूट्यूब पे डाल रखी है। आज हम बात करते हैं आगे की क्लास की। तो देखिए कल हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे लाइब्रेरी के। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से आपको 100 तक के क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सामान्यतः सार्वजनिक ग्रंथालय में नहीं होता। तो बात करते हैं सार्वजनिक ग्रंथालय में कौन सा विभाग नहीं होता। तो दोस्तों संदर्भ विभाग, परिसंचरण विभाग और तकनीकी विभाग, ये तीनों विभाग आपके सार्वजनिक ग्रंथालय में होते हैं। बाकी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी है अनुवाद विभाग, ये नहीं होता। सार्वजनिक ग्रंथालयों में अनुवाद विभाग नहीं होता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथालय में विभिन्न प्रकार के पाठक होते हैं। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के पाठक की बात करें तो सार्वजनिक जो ग्रंथालय है, पब्लिक जो लाइब्रेरी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पाठक होते हैं, क्योंकि उसमें न तो कोई रोक टोक होती है और सामान्य के लिए, जन सामान्य के लिए खुला रहता है। बात करते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। तो दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपके पटना बिहार के अंदर है। प्रारंभ में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी DLI की स्थापना निम्नलिखित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है आपकी यूनेस्को की एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, तो यूनेस्को आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई, ये एक बार देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा हट गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कोनिमरा सार्वजनिक ग्रंथालय कहाँ है। तो दोस्तों कोनिमरा की बात करें, यह आपके दक्षिण भारत के चेन्नई मद्रास के अंदर स्थित है। तो दोस्तों जितनी भी लाइब्रेरी ग्रंथालय आपको उनकी एक तो डेट और किस स्थान पर है दोनों याद होनी आवश्यक है। चल ग्रंथालय सेवा मोबाइल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मोबाइल लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आती है, ये आपके प्रसार सेवा के अंदर है। ये एक प्रकार से प्रसार सेवा से संबंधित है। इसे चलती हुई वेन के नाम से भी जाना जाता है, चलती हुई वेन के नाम से जाना जाता है। तो आपका प्रसार सेवा से संबंधित ये है। अब बात करते हैं लिब्रासीन किससे संबंधित है। तो दोस्तों लिब्रासीन आपका चल ग्रंथालय से संबंधित है। चल ग्रंथालय वही मोबाइल लाइब्रेरी से संबंधित है दोस्तों। तो लिब्रासीन किसके लिए यूज किया गया है, मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, कौन से ग्रंथालय समाज के सभी सदस्यों को आयु, लिंग, जाति और धर्म में भेदभाव की सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन सा ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है जो समाज में सभी सदस्यों को आयु, लिंग और धर्म में भेदभाव के सेवा प्रदान करता है, बिना भेदभाव के सेवा प्रदान करता है। तो सार्वजनिक ग्रंथालय है वो सभी को आयु, लिंग अनुसार सेवा प्रदान करता है। सार्वजनिक ग्रंथालय। प्राइवेट ग्रंथालय की बात करें तो इसमें रोक टोक होता है। बाल ग्रंथालय जो बच्चों के लिए खुला होता है। शैक्षणिक ग्रंथालय जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्य होता है। राष्ट्रीय ग्रंथालय, ये दोस्तों आपका इंडिया का राष्ट्रीय जो ग्रंथालय होता है वो कहाँ है, अब वर्तमान में दिल्ली के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथालय भारत का नवीनतम सार्वजनिक ग्रंथालय है। भारत का नवीनतम सार्वजनिक ग्रंथालय की बात करें तो दोस्तों आपका है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आपका 1951 में इसकी स्थापना हुई। बात करें कोनिमरा सार्वजनिक ग्रंथालय, ये आपको बता दिया मद्रास चेन्नई के अंदर है। इसकी स्थापना 1890 में। एशियाटिक सोसाइटी मुख्य जो ग्रंथालय है मुंबई के अंदर, इसकी स्थापना 1904 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये एक और देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथालय है कोलकाता के अंदर, उसकी स्थापना 1948 के अंदर। दोस्तों भारत के अंदर जितने भी ग्रंथालय है 18, उन सभी को आपकी डेट और उसकी सन याद होना जरूरी है, क्योंकि RSSM द्वारा 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ है। तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की बात करें तो ये आपकी मुंबई के अंदर है। और बात करिए इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1904 के अंदर मुंबई में हुई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। 1904 में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है उसकी स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यह भी आपको बता दिया।
एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना 1804 के अंदर की गई। सॉरी दोस्तों, अभी हमने आपको 1904 बता दिया था, ये आपकी 1804 के अंदर स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 है दोस्तों, आप एक सार्वजनिक ग्रंथालय में निम्नलिखित में से किस सामग्री को प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करेंगे। तो दोस्तों समाचार पत्र तो प्राप्त करने की अपेक्षा करेंगे। ऑडियो कैसेट, इसकी भी आपको आवश्यकता होगी। पेटेंट, तो दोस्तों पेटेंट नहीं करवा सकते आप, उसके लिए आपको अलग से ही पेटेंट विभाग में जानकारी करनी पड़ी होगी, पेटेंट के लिए नहीं करवा सकते। ग्रंथालय उपकर, किस प्रकार के ग्रंथालयों को वित्त का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों ग्रंथालय उपकर होते हैं जो लाइब्रेरी शेष होते हैं, वो किस प्रकार के ग्रंथालयों के लिए है, ये आपके सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए उपयोगी होता है। प्रमुख स्रोत है ये वित्त का सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 65, सार्वजनिक ग्रंथालयों में मैचिंग एवं नॉन मैचिंग का अनुदान प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों सार्वजनिक ग्रंथालयों में मैचिंग और नॉन मैचिंग की बात करें तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये संस्था प्रदान करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान विश्वविद्यालय ग्रंथालय जयपुर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जयपुर का विश्वविद्यालय आपका शैक्षणिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहाँ है जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग समिति पर यह संस्तुति कि विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उसे प्रोफेसर के समक्ष पद व सेवा में सम्मान माना जाए। तो ये शेडलर आयोग था, इसके द्वारा ये बात कही गई है कि मतलब एक शिक्षक है जो किसी भी प्रोफेसर से कम नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का विश्व अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बात करते हैं विश्व अनुदान आयोग यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सी डी देशमुख। कब इसकी स्थापना हुई, 1953 के अंदर, और इसे संवैधानिक दर्जा 1956 के अंतर्गत दिया गया यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्था में स्थित है। तो विज्ञान सूचना केंद्र की बात करें तो विज्ञान सूचना केंद्र आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के अंदर स्थित है। यूजीसी पूछ रहे हैं कि दोस्तों यूजीसी आयोग द्वारा 1957 में राज्य स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष का नाम है। तो दोस्तों ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष का नाम है यूजीसी द्वारा स्थापित डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का। बात करें राधाकृष्ण का संबंध राजस्थान जो राधाकृष्ण लाइब्रेरी है उससे संबंधित है। कोठारी ने शिक्षा आयोग से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय ग्रंथालय का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। तो कौन सा ग्रंथालय का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए, महाविद्यालय के अध्यापन कार्यक्रम का समर्थन करना। तो एक प्रकार से अध्यापन कार्य का समर्थन करना इसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो बात करते हैं रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के द्वारा की गई। कब इसकी स्थापना हुई, 1953 में। यूजीसी की स्थापना हुई 1956 के अंदर, इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति के प्रति व्यक्ति वह सूत्र का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। बात करते हैं सुझाव ग्रंथ व पाठ्य सामग्री के कार्य हेतु ये सुझाव दिया गया। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है ग्रंथ व पाठ्य सामग्री के कार्य हेतु ये सुझाव दिया गया कि प्रति, ये आपका नियम 1 नंबर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय ग्रंथालय नियुक्त किया गया। तो पूर्णकालिक की बात करें कि पूर्णकालिक विश्वविद्यालय ग्रंथालय नियुक्त किसके द्वारा किया गया, मद्रास विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई के अंदर। 75 की बात करें क्वेश्चन की, विश्वविद्यालय यूजीसी किसके द्वारा उन्नयन हेतु सहायक है। यह आपकी यूजीसी है जो उच्च शिक्षा के संबंधित है। इसके अंदर पीएचडी और नेट फिल वगैरह जैसी तैयारियां करवाई जाती है और सबसे ज़्यादा इन्हीं डिग्रियों को प्रमोट किया जाता है। तो ये आपका कौन सी शिक्षा से संबंधित है, उच्च शिक्षा से सर्वाधिक संबंधित है ये भारत में यूजीसी।
की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बात करें यूजीसी की स्थापना 1953 में, हमने आपको बताया इसे वैधानिक संवैधानिक दर्जा है वो आपका 1956 के अंतर्गत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इनफ्लिबनेट किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो दोस्तों यूजीसी द्वारा इनफ्लिबनेट कब स्थापित किया गया? तो 1988 के अंदर इनफ्लिबनेट स्थापित किया गया। राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग ने किस प्रकार की ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव दिया? तो बात करते हैं राधाकृष्ण, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग ने सुझाव दिया, शैक्षणिक ग्रंथालय से संबंधित सुझाव दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, इनफ्लिबनेट किस संस्था का अंग है? तो दोस्तों इनफ्लिबनेट की बात करते हैं यूजीसी का अंग है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनफ्लिबनेट संस्था का अंग है। अब हम बात करते हैं किसी भारतीय पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक ग्रंथालय अनुसंधानरत वैज्ञानिकों के समय में बचत हेतु रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रारंभ करने का प्रावधान किया। तो रिप्रोग्राफी सेवाएं छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, शोध गंगा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये जो शोध गंगा प्रोजेक्ट है आपका कब प्रारंभ किया गया? शोध गंगा प्रोजेक्ट आपका इनफ्लिबनेट के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इनफ्लिबनेट को कौन संचालित करता है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं शोध गंगा निम्नलिखित में से किसकी रिपोजिटरी है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की थीसिस है, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस थीसिस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है जब भी हम कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं या कोई अलग से रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे थीसिस के नाम से जाना जाता है। शोध गंगोत्री भारतीय शोध की निक्षेपागार किस प्रकार की सेवा है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की सतर्कता सेवा है। आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथालय प्रसार सेवा नहीं है? तो ग्रंथालय प्रसार सेवा की बात करें तो ये अंतर ग्रंथालय आदान प्रदान सेवा है जो आपकी ग्रंथालय प्रसार सेवा नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय ग्रंथालय का कौन सा मुख्य कार्य है? विश्वविद्यालय ग्रंथालय का मुख्य कार्य है अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य है। कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट को कितना प्रतिशत ग्रंथालयों हेतु खर्च की बात कही? तो बात करते हैं कोठारी आयोग की। तो कोठारी आयोग ने बजट के कितना प्रतिशत ग्रंथालयों हेतु खर्च करने की संस्तुति की? तो इन्होंने 6.5% जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की बात कही कोठारी आयोग द्वारा 6.5%। और दोस्तों कोठारी आयोग ने अलग अलग तर्क दिए तो वो तर्क हम आपको एक क्लास में अलग से पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रंथालय किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों ये स्वाभाविक शैक्षिक श्रेणी में आएंगे, कोई सार्वजनिक वगैरह का इनमें कोई रोल नहीं है, ज़्यादातर शैक्षणिक से संबंधित ही होती है ये संस्थाएं। ऐसे ग्रंथालय जिसकी सेवाएं पूर्ण रूपेण स्वचालित व सभी संसाधन डिजिटल स्वरूप में हो क्या कहते हैं उसे? डिजिटल ग्रंथालय। जिसके सारे स्वरूप कंप्यूटराइज्ड हो, डिजिटलाइज्ड हो तो उसे क्या कहेंगे? डिजिटल ग्रंथालय। विशिष्ट ग्रंथालय अपना फंड कहाँ से प्राप्त करता है? तो दोस्तों विशिष्ट जो ग्रंथालय स्पेशल लाइब्रेरी होती है वो अपना जो फंड होता है पर्यटक विभाग से प्राप्त करता है। विशिष्ट ग्रंथालयों के पाठकों की मांग मुख्यतः किससे होती है? तो दोस्तों विषय से संबंधित होती है। तो विशिष्ट ग्रंथालय कौन से हो गए? जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति मान लो लाइब्रेरी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसकी सब्जेक्ट की जब तक पूर्ति रहेगी तब तो वो लाइब्रेरी में रहेगा, अगर सब्जेक्ट की पूर्ति नहीं हो रही तो वो लाइब्रेरी से चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्पेरियल लाइब्रेरी को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय के रूप में कब मान्यता मिली? तो इम्पेरियल लाइब्रेरी की बात करें तो इम्पेरियल लाइब्रेरी को 1948 के अंदर मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IAL तो इंडियन राष्ट्रीय आपकी ग्रंथालय भारत में कहाँ है? यह आपकी कोलकाता के अंदर है। 1948 में इसकी स्थापना की गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
93 भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय जनता के लिए 1953 में खोला गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बात करते हैं दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय 1953 में खोला गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अलग से याद रखिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, भारत की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो रेफरेंस लाइब्रेरी की बात करें तो दोस्तों ये आपकी कोलकाता के अंदर स्थित है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय हुआ? तो 1902 के अंदर कोलकाता लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी का इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय हो गया। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय किस वर्ष में किया गया? 1948 के अंदर। जॉन मैकफार्लेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथालय के प्रथम ग्रंथालय थे? ये दोस्तों इंपीरियल ग्रंथालय कोलकाता के प्रथम ग्रंथालय थे। अब हम देखते हैं जॉन मैकफार्लेन किस देश के निवासी थे? ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता का प्रथम ग्रंथालय कौन था? बी.एस. केशवन दोस्तों प्रथम ग्रंथालय कौन था? बी.एस. केशवन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, भारत के संविधान की कौन सी धारा राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना से संबंधित है? तो धारा 62 है जो राष्ट्रीय ग्रंथालय से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमने लाइब्रेरी से संबंधित 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो इसी प्रकार हम रोजाना आपके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो दोस्तों इसके 2 घंटे बाद हम आपके लिए फिर से एक 50 घंटे की सीरीज ला रहे हैं 50 क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज होगी जो आई हुई एग्ज़ाम के अंदर है। उसके अलावा शाम को हम आपको 5 बजे एक जितने भी एक टॉपिक होगा उसके बारे में हम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज बना के पढ़ाएंगे। तो दोस्तों शाम को 5 बजे हमारी क्लास ध्यान रखना, लाइव भी आ सकते हैं हम। थैंक यू।